गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी 10th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39 कार्बन और उसके यौगिक की कॉन्टिन्यूड वर्कशीट है। 2 वर्कशीट्स हम पहले भी कर चुके हैं और अब हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वह है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है। हाइड्रोकार्बन जो शब्द है वह 2 भागों से बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन का मतलब होता है कार्बन परमाणु। इन दोनों तत्वों से मिलकर जो भी यौगिक बने हैं वह सारे के सारे यौगिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं। और अगर हम देखें कि कौन सी कैटेगरीज हैं इनकी, तो इनकी 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये जो हमने इसको नाम दिए केन, एल एल तो कॉमन है सब में, एल एल एल, केन, कीन और काइन, ये किस वजह से आए हैं? वो आए हैं इसके सामान्य सूत्र की वजह से, इनके अंदर मौजूद जो आबंध है उसकी वजह से। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n+2। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। सामान्य सूत्र का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सूत्र है जो सभी यौगिकों के लिए लागू होगा, लगेगा सबके अंदर, सिर्फ n की वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कोई भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी लगाते जाओ और अलग अलग यौगिक बनाते जाओ। देखते हैं सबसे पहला यौगिक, अगर हम n की वैल्यू 1 लगाते हैं बनेगा CH4। अगर n की वैल्यू 2 लगाएंगे बनेगा C2H6। n की वैल्यू को 3 लगा दो तो ये बनेगा C3। जल्दी से देखो, 3 2 6 प्लस 2 8, H का 8, C4H10, 5 लगाएंगे C5H12। इस प्रकार से कई सारे आपके एल्केन्स बन जाएंगे। ये सारे क्या है बच्चे? ये सारे के सारे एल्केन है, लेकिन इनके सबके नाम अलग अलग हैं जो अभी मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे अगर मैं एल्कीन बनाती हूँ इसी सूत्र के अंदर n की वैल्यू लगा के, तो सबसे पहला जो आपका बनेगा वो बनेगा C2H4। आप कहेंगे कि मैंने n की वैल्यू 1 क्यों नहीं लगाई? अगर मैं n की वैल्यू 1 लगाती हूँ तो ये बनेगा CH2 और ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है वो अभी मैं इसकी संरचना बनाकर आपको समझाती हूँ। तो इसका जो सबसे पहला यौगिक है एल्कीन के अंदर, जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है वह है C2H4। अगला बनाते हैं तो ये बनेगा C3H6, नेक्स्ट C4H8 और इसी प्रकार से कई सारे एल्काइंस की अगर मैं बनाती हूँ हाइड्रोकार्बन्स तो क्या बनेंगे? इसमें भी अगर हम देखते हैं तो पहला क्या बनेगा C1। अगर मैं बनाती हूँ C1H2 इंटू 1-2, तो ये तो कुछ भी, H तो 0 हो गया, तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इसका जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है वह C2 से बनेगा, C2H2, C3H, H कितना हो जाएगा 4, C4H कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से कई सारे, ये सारे क्या है? एल्काइंस। ये सारे क्या है? एल्कीन्स। ये सभी क्या है? एल्केन्स। लेकिन इनके जो नाम है वह कैसे देने हैं हमें? उसके लिए हमें n की जो वैल्यू है ना, जब हमने 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, उसका सिर्फ एक सफिक्स लगाना है, वो प्रीफिक्स लगाना है। वह क्या है? अगर n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये बनता है मिथ। अगर आपकी n की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा एथ, 3 होगी तो ये बनेगा प्रॉप, 4 होगी तो ये बनेगा ब्यूट, 5 होगी तो ये बनेगा पेंट। और अब हम इनके नाम बना लेते हैं पूरे। मिथ के साथ अगर मैं एन लगाती हूं, मुझे अगर इसका नाम देना है तो ये एल्केन के अंदर है। एल की जगह बेटा, ये जो एल्क है ना, एल्क एल्क एल्क, इस एल की जगह मिथ एथ प्रॉप ब्यूट लगाते जाओ, कार्बन के जो नंबर है ना उसके ऊपर बेस्ड। जैसे इसमें कार्बन का नंबर 1 है तो मिथ लगाओ, और क्योंकि ये एल्केन में है तो एन लगाओ, तो इसका नाम बन जाएगा मिथ एन। बिल्कुल सिंपल है। अगले वाले का नाम बनाना है, ये आपका 2 कार्बन है तो इसलिए लगा एथ, और क्योंकि ये एक एल्केन है इसका रासायनिक सूत्र ये वाला फिट हो रहा है तो इसका मतलब ये एल्केन हुआ, तो एथ एन एथेन, प्रॉप एन प्रोपेन, ब्यूट एन ब्यूटेन, पेंट एन पेंटेन। इसकी देखते हैं, ये 2 है तो इसका मतलब एथ, 2 C2 है ना तो एथ,
और क्योंकि ये एल्कीन ईन है तो मैं क्या कहूंगी, एथीन। इसका नाम होगा एथीन, इसका नाम होगा प्रोपीन, प्रोप ले लेंगे, इन यहां से लेंगे, ब्यूटीन। इसका नाम देखते हैं एथ, 2 कार्बन की वजह से एथ, और ये आइन, एल्क तो ये हो गया ना, इथ लग गया, और ये बन गया आइन, इसका नाम हो गया एथ आइन, प्रोप आइन, ब्यूट आइन। इस प्रकार से आपके कई सारे और भी यौगिक बन सकते हैं। अब ये जो आपके हाइड्रोकार्बन है, इनकी संरचना के लिए एक बार फटाफट हम देख लेते हैं कि कार्बन सहसंयोजी बंध जो बनाता है वे किस प्रकार लाभकारी है। हम ये जानते हैं कि कार्बन अपने 4 आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहरी कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको वो 8 करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास है वह होता है 8, बाहरी कोश का 8 होता है, और वह स्थायी होती है, और हर परमाणु अपनी स्थायीपन चाहता है, वो चाहता है मैं स्थायी हो जाऊं, इसलिए उसको 8 पूरे करने हैं। लेकिन अपने ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और लेना भी बहुत मुश्किल है, छोड़ना भी मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा साझेदारी। जैसे अगर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये भी लेके आता है और ये भी लेके आता है, तो ये से रिक्वेस्ट करेगा कि तू मुझे अपना ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दे, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दिखा दूंगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्लीज मुझे पेंसिल दे दे, मैं तेरे को अपनी इरेजर दिखा दूंगी। मेरे पास पेंसिल नहीं है, तेरे पास इरेजर है, तो हम दे थोड़ा देते हैं उसको, उसका काम के लिए हम उसको पेंसिल दे देंगे, और जब हमें इरेजर की आवश्यकता होगी हम इसको ले लेंगे। तो इसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इन दोनों की साझेदारी करते हैं। अगर हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, साझेदारी करता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो इस वाले कार्बन के पास इस प्रकार 8 पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे दे नहीं देने, अब ये साझेदारी के हैं तो ये हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, साझेदारी करेगा, ये वाला भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो इस प्रकार से ये जो कार्बन है उसके पास ये एक एकल आबंध बन जाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक आबंध बन जाएगा, यहाँ पर H, ये यहाँ पर भी एकल आबंध, यहाँ पर भी एकल आबंध, और यहाँ पर ये, और ये बन जाएगा हमारा मीथेन, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। इसी प्रकार से आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कोई भी बना सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर क्योंकि ये एल्केन है, जब भी तुम इन सबको बनाओगे तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध ही आएगा। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन परमाणु में कम से कम एक द्विआबंध आएगा, एक द्विआबंध तो आएगा, और बाकी कार्बन परमाणुओं में जैसे मान लो अगर 2 ही कार्बन के परमाणु है तो उसमें द्विआबंध आएगा, 3 है तो 2 के अंदर तो द्विआबंध आ जाएगा, बाकी के साथ एकल आबंध आ जाएगा। ये 4 है इसके अंदर तो 2 के किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं में एक द्विआबंध तो आएगा ही आएगा, बाकी चाहे एकल आबंध आए। जरा इसको बना के देखते हैं, मैं इसको बनाती हूँ। हमारे कोर्स में जो जो है हम उतना ही करेंगे, ये बहुत वास्ट है बेटा, आपको ये बना दो वो बना लेंगे, करके देख ले, तो अभी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना सब कुछ नहीं, हम लोग जो बुक में है, जितना आपके कोर्स में है, सिर्फ उतना ही बना के देखते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। मैं बना रही हूं आपके लिए C2H4। C2H4 को देखते हैं, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, 6 नहीं है इसमें, मतलब अगर मैं ये लेती हूं तो इसमें तो 6 थे, अभी यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 4। एक हाइड्रोजन मैं इसको इस साइड लगाती हूँ, एक हाइड्रोजन इस साइड लगाती हूँ, ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ और ये वाला हाइड्रोजन, ये क्रॉस क्या है बच्चे, ये हाइड्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन लेके आया उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये वो लेके आया। अब क्या है, जब मैं इसका सहसंयोजी आबंध बनाने लगती हूँ तो ये कार्बन कहता है कि ठीक है, एक तो तू दे देगा, एक तो तू दे देगा, एक तो तू भी दे देगा। तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए, जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो अपने 5 इधर से, 6 इधर से, 7 इधर से, तो ये तो सिर्फ 7 ही हुए, 8 तो अभी भी नहीं हुए। फायदा क्या, ऐसे ही इस कार्बन के पास भी 7 ही हुए, इसके भी 8 नहीं हुए। तो जब ये दोनों ही इनकम्प्लीट हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोच कर एक रास्ता निकालते हैं कि क्यों ना हम अपने ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इसकी भी साझेदारी कर लें बीच में, जिससे क्या होगा, अब इस प्रकार इसको 8 मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही था, इसका भी मिल गया ना साझेदारी में। तो अब इस कार्बन के कितने हो गए, 8। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस कार्बन को भी फायदा हो गया, इसके भी 8 हो गए पूरे। हाइड्रोजन्स के तो हमारे हो ही रहे हैं, 2 2 2 2। हाइड्रोजन जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उत्कृष्ट गैस विन्यास हीलियम वाला
पा लेता है और इस प्रकार से यह भी स्थायी हो जाते हैं। तो अगर मैं इसका आबंध संरचना बनाती हूं तो कार्बन और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन बीच में है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द्विआबंध। 2 इलेक्ट्रॉन से एक आबंध, इन दोनों से दूसरा आबंध। तो ये द्विआबंध यहां पर बनेंगे और बाकी ये एकल आबंध बनेगा हाइड्रोजन से, ये भी एकल, ये भी एकल और ये भी एकल। इस प्रकार मेरा ये हो जाएगा एथीन। ठीक है बच्चे, ये आपका हमारा मतलब ये क्या हो गया, एथीन। एक फटाफट हम एथाइन भी देख लेते हैं इस कैटेगरी का। ठीक है, सेकंड ये वाला एथाइन। ठीक है, इसको देखने के लिए मैं यहां पर बना देती हूं। यहां पर क्या है, एथाइन में C2H2, कार्बन और कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होगी, इसमें कितने आबंध होंगे वो देखेंगे। सबसे पहले मैंने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए आउटर मोस्ट जो उसकी बाहरी कोश में थे। अगर यहां पर एक हाइड्रोजन आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और दूसरा हाइड्रोजन यहां पर आता है, तो अब इस कार्बन को 1 2 3 4 के अलावा 5वां इससे मिलेगा, 6ठा इससे मिलेगा, 2 रह गए हैं और 2 और लेने के लिए अपने इन दोनों को भी साझेदारी के लिए इस कार्बन के साथ यूज करना पड़ेगा। तो ये कहेगा मैं ये वाला भी यहां पे साझेदारी में लगा रहा हूं और ये भी लगा रहा हूं, तू भी लगा दे, ये भी लगा देगा, ये लगाया और ये लगाया। अब इससे फायदा ये हुआ कि अब इस कार्बन के 3 और 1 4 तो अपने ही थे, सिर्फ उसको व्यवस्थित अलग तरीके से कराए, लेकिन ये चारों इसी के हैं। क्योंकि इसने 3 साझेदारी में लगाए तो इसने भी 3 लगा दिए, तो यहां पर इसको 3 अपने, 3 इससे 6, ये इसका अपना था 7वां और ये हाइड्रोजन से मिला 8वां। इस प्रकार 8 पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 8 पूरे हो गए, इन हाइड्रोजन्स के 2 पूरे हो गए और मेरा जो आबंध संरचना है वह इस प्रकार बनेगी। यहां पर कार्बन और कार्बन में कैसे होंगे आबंध, त्रिआबंध हो जाएंगे। इसमें द्विआबंध, इसमें त्रिआबंध, यानी कि पूरी एल्कीन कैटेगरी में सब कार्बन कार्बन के जो परमाणु हैं, किन्हीं 2 परमाणु में द्विआबंध तो आएगा ही आएगा एक बार, इसमें त्रिआबंध तो आएगा ही आएगा और इसमें सभी कार्बन कार्बन के परमाणुओं के अंदर क्या आएंगे, एकल आबंध। इस प्रकार से आप कोई भी एल्केन या एल्कीन या एल्काइन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसकी आबंध संरचना बना सकते हो, उसके आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो और आप उनके नाम भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे वर्कशीट के टॉपिक पर जो है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना समझने के बाद वह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। संतृप्त, पहले संतृप्त और फिर असंतृप्त। कैसे समझेंगे इसको, देखिए नाम से ही पता चल रहा है संतृप्त ये अपने में पूरा है, इसको और आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ और घुस नहीं सकता, ऐड नहीं हो सकता। इस कैटेगरी में आपके सारे एल्केन्स आते हैं। समझिए कैसे, अगर मैं एल्केन लेती हूं तो एल्केन के अंदर सारे एकल आबंध हैं। मैंने एक एल्केन ले लिया, ये है एथेन, ये एक एल्केन है। इसमें क्या है कि आपके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध है। जब इसमें सब में एकल आबंध लग गया और अगर ये क्लोरीन कहता है कि मुझे घुसा लो अपने अंदर, तो इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि इसको अपने अंदर घुसा ले, इसमें कोई जगह नहीं है घुसने की। क्यों, इसे अपना पूरा हो गया ना, 8 मिल गए इसको भी 8 मिल गए, इनको 2 मिल गए, पूरा हो गया। पूरे तो ये भी हो गए हैं 8 लेकर, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या होगा वही मैं समझाती हूँ। इसमें क्या है, क्योंकि एकल आबंध है तो अगर इस क्लोरीन को आना है तो इस हाइड्रोजन की जगह ही आना होगा कि भाई तू हट जा और इस क्लोरीन को आने दे। इस तरह की जो इसमें अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह लेकर कोई और परमाणु या कोई और तत्व आ जाए, इस तरह का हम क्या कहते हैं, विस्थापन कर दिया उसको, जो कि बहुत ही कम होता है क्योंकि अपने आप में वह कंप्लीट है। तो इसमें जो अभिक्रियाएं हैं वह कम होती हैं। इसमें एल्केन्स ही आते हैं संतृप्त में। और दूसरी चीज, इसमें एल्केन्स आते हैं तो सब कार्बन कार्बन परमाणुओं में कैसा आबंध है, एकल आबंध। बात करते हैं असंतृप्त की। असंतृप्त के अंदर आते हैं एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों आपके किस में आएंगे, असंतृप्त में। अगर मैं कहती हूं एल्कीन, तो एल्कीन का मतलब हो गया, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया C2H4। अब C2H4 को देखो तो ये द्विआबंध है। अगर ये क्लोरीन कहते हैं प्लीज मुझे अपने अंदर घुसा लो,
मुझे अपने अंदर ऐड कर लो, तो ये क्या कहेगा, कहेगा हाँ मेरे पास एक रास्ता है, मैं अपने इस डबल बॉन्ड को सिंगल कर देता हूं, जिससे क्या हुआ, मेरे पास जगह बन जाएगी, क्योंकि इसके 4 बंध पूरे करने ना। याद रखिए कार्बन के 4 बंध होते ही होते हैं। तो अभी तो ऐसे थे ना, पहले देखो इथीन के अंदर ऐसे थे ना। अभी ये जब क्लोरीन आना चाहता है, इसके साथ अभिक्रिया करना चाहता है, तो अपना ये एक आबंध हटाकर यहाँ पर क्लोरीन लगा लेगा और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा लेगा। तो अब 4 इस प्रकार पूरे हो जाएंगे। ये इसने क्या करा, ये इसने संयोजन करा। क्योंकि इसमें द्विआबंध है तो इसमें संयोजन की अभिक्रियाएं संभव है। त्रिआबंध वाले जो एल्काइन है वह देखिए यहाँ पर त्रिआबंध है। अब अगर क्लोरीन आना चाहता है तो अपना एक आबंध हटाएगा और ये क्लोरीन को लगा देगा, और क्लोरीन आना चाहता है तो ये वाला भी हटा देगा और क्लोरीन को लगा देगा। ये क्लोरीन की जगह कोई भी हो, ये इस प्रकार की संयोजन अभिक्रियाएं कर सकता है। तो मैं ये कह सकती हूं कि जो असंतृप्त है वह ज्यादा अभिक्रियाशील है, और संतृप्त अपने में पूरे हैं और ऐड संयोजन नहीं कर सकते, तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम है। जल्दी से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त में अंतर क्या है। संतृप्त जिसमें आपके और या यूं कह लीजिए संतृप्त वह है जो कि आपके एल्केन्स हैं, और असंतृप्त क्या है, एल्कीन्स और एल्काइंस। संतृप्त क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एक आबंध होता है। असंतृप्त क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं में कम से कम एक द्वि या एक त्रिआबंध तो होगा ही हो, वह हो गए असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त में संतृप्त जो है वो अगर अभिक्रिया करेंगे भी तो विस्थापन करेंगे, और वह बहुत कम होती है तो ये कम अभिक्रियाशील है, और ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये संयोजन भी कर सकते हैं, विस्थापन भी कर सकते हैं, तो इनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। ये आपके डिफरेंसेस हो गए संतृप्त और असंतृप्त में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।